गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 की गणित की दूसरी इकाई वास्तविक संख्याएं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने 2.1 कर ली थी, 2.2 के 3 क्वेश्चन कर लिए। आज 2.2 का चौथा क्वेश्चन है। 2.2 का चौथा क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है, जबकि इसी वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है और रमन को 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान से शुरू करते हैं और एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। तो बताइए कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यह हमें क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है कि एक वर्ताकार पथ है। जैसे मान लो ये वर्ताकार पथ है, इस वर्ताकार पथ पर एक ही दिशा में एक ही साथ एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। कौन है? एक तो रमन है और एक अनुप्रिया है। ठीक है। रमन को लगते हैं 18 मिनट का समय और अनुप्रिया को लगते हैं 12 मिनट का समय। तो ये पूछा गया कि दोनों वापस इसी स्थान पर कब मिलेंगे। देखो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये 18 में एक राउंड लगाएगा और ये 18 में क्या होगी 12 करके फिर यहाँ पे आ जाएगी। फिर क्या होगा, अगले 18 मिनट में ये रमन यहाँ आएगा वापस। एक 18 पहला, फिर दूसरा 18, तो कितने हो जाएंगे 36 मिनट हो जाएंगे रमन को लगेंगे। फिर अनुप्रिया को 12, फिर 24 और फिर 36। ये 36 मिनट में कितने चक्कर कर देगी, 3 चक्कर। तो 36 मिनट में दोनों मिलेंगे। इसके लिए क्या करना है, 18 और 12 का हमें LCM क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, लस निकालना है, LCM लघुत्तम समापवर्तन निकालना है 18 और 12 का। तो शुरू करते हैं प्रश्न को, इसका हल शुरू करते हैं। रमन द्वारा एक चक्र पूरा करने में लगा समय। रमन द्वारा खेल मैदान का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, यह हुआ रमन का। रमन द्वारा खेल मैदान का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय कितना है, 18 मिनट। रमन को एक चक्कर पूरा करने में लगता है 18 मिनट का समय। और इसके बाद अनुप्रिया द्वारा खेल मैदान का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, दोनों का समय लिख दिया हमने। क्या लिखा, रमन द्वारा खेल मैदान का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय बराबर 18 मिनट और अनुप्रिया द्वारा खेल मैदान का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय बराबर 12 मिनट। ये दोनों का समय आ गया। इसके बाद में क्या करना है कि कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसके लिए क्या करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। 18 और 12 क्या ज्ञात करना है आपको, एलसीएम। ठीक है, अतः दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर कितने समय बाद मिलेंगे, एलसीएम ऑफ कोष्ट ऑफ होता है का 18 और 12, 18,12, 18 और 12 का एलसीएम होगा। ठीक है, कितने समय बाद मिलेंगे, एलसीएम ऑफ 18 और 12, 18 और 12 का एलसीएम होगा, वो क्या होगा, समय होगा।
तो इसके लिए क्या करना आपको 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम 18 और 12 कितना होगा, इसके लिए पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 18 2 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, ये तो हो गया 18 का। इसके बाद में 12 का 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो 18 के तो गुणनखंड आ गए कितने, 18 बराबर तो आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 बराबर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो गए। अब अधिक से अधिक लिखना है, तो एलसीएम ऑफ 18, 12 कितना होगा, 2 इसमें लेकिन 2 अधिक इसमें 2 बार है, और इसमें 3 2 बार है, जो ज़्यादा है वो होता है एलसीएम। तो एलसीएम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 18 में लिखेंगे 3 गुणा 3। ठीक है, जो ज़्यादा वो लिखेंगे। तो 2 ज़्यादा इसमें 2 बार है, और 3 ज़्यादा इसमें 3 2 बार है। तो 2 2 बार और 3 2 बार, इनका क्या हो जाएगा एलसीएम। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 को 2 से गुणा किया तो 36। तो कितना समय आ गया, 36 आ गया। अतः दोनों प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे बराबर 36 मिनट बाद में। कितने समय बाद में, 36 मिनट बाद में। इस प्रकार से हमने चौथा क्वेश्चन कर लिया। इसका एक और तरीका है एलसीएम निकालने का। एक तो ये है कि दोनों का अलग अलग करके निकालें, और एक है दोनों का एक ही साथ निकालें। देखो एक ही साथ कैसे निकालेंगे, 18, ठीक है। 2 का भाग 18 में 9 बार, और 12 में 6 बार, फिर 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा तो 9 के 9, और 6 में 3 बार, फिर 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 में 1 बार, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार और 1। इस प्रकार से हमारा ये एलसीएम पूरा हो गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 2 से गुणा 18, 18 को 2 से गुणा किया तो 36। तो कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। ठीक है, कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। दोनों एक ही बात है। एलसीएम निकालना है किसका, 18 और 12 का। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालना में आता है कि 2 का भाग 18 में 9 बार, 12 में 6 बार, फिर 2 का भाग 9 में नहीं तो 9 का 9, 6 में 3 बार, फिर 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 में 1 बार, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार, फिर 1 बार। इस प्रकार से हमारा एलसीएम हुआ कितना हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितने आ गए, 36 मिनट। इस प्रकार से हमने चौथा क्वेश्चन कर लिया। एक बार फिर से देखो, किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन 18 मिनट का समय लगता है, और इसी वर्ताकार पथ पर खेल का मैदान पूरा चक्कर करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। तो बताओ कि दोनों एक ही समय पर चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वापस मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, रमन द्वारा खेल मैदान का एक चक्कर करने में लिया गया समय 18 मिनट, और अनुप्रिया द्वारा खेल मैदान का एक चक्कर करने में लिया गया समय बराबर 12 मिनट। दोनों प्रारंभिक स्थानों में मिलेंगे बराबर एलसीएम ऑफ 18 और 12। एलसीएम ऑफ 18 और 12, तो 18 और 12 का क्या हो जाएगा, लघुत्तम ही क्या होगा, इनका समय होगा। तो एलसीएम 18 और 12 का लिया, तो 18 और 12 का एलसीएम 2 का भाग 9 बार, 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 9 में नहीं तो 6 में 3 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 1 और 3। इस प्रकार से क्या होगा इसका एलसीएम 36। ठीक है, इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, एक संगोष्ठी में हिंदी अंग्रेजी गणित, हिंदी अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। ठीक है, एक संगोष्ठी में हिंदी अंग्रेजी और गणित में भाग लेने की संख्या है क्रमशः 64, 60, 64 और 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक
कमरे में बराबर संख्याओं में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठे जाते हैं। एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए। आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्याओं में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठा जाते हैं तो आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, देखो एक संगोष्ठी है, संगोष्ठी में प्रतियोगिता है कोई। उस प्रतियोगिता में हिंदी के 60 विद्यार्थी, अंग्रेजी के 84 विद्यार्थी और गणित के कितने हैं? 108 विद्यार्थी है। हिंदी के कितने हैं? 60, अंग्रेजी के 84 और गणित के कितने? 108 है। आगे पूछा गया कि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्याओं में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं। प्रत्येक कमरे में बराबर संख्याओं में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठा जाते हैं, मतलब एक कमरे में बराबर संख्या में होंगे एक ही विषय के। जितने कमरे हैं प्रत्येक कमरे में क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। जैसे हिंदी के 60 विद्यार्थी है तो एक कमरे में 5 है तो सभी कमरों में कितने होंगे? 5 5 ही होंगे। इसी प्रकार से अंग्रेजी के 6 तो 6 6 सभी कमरों में होंगे। इस प्रकार से होंगे, यानी कि सभी कमरों में क्या होगी? समान संख्या होगी। ठीक है, शुरू करते हैं प्रश्न काल। क्या करेंगे? पहले लिखेंगे कि हिंदी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या। ठीक है, हिंदी विषय में हिंदी विषय में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या। हिंदी विषय से कितने हैं? हिंदी विषय में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या तो हो जाएगी 60, बराबर लिख देंगे 60। हिंदी के 60 है और फिर अंग्रेजी विषय है। अंग्रेजी विषय में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या बराबर 84। अंग्रेजी कितने हैं? 84। और गणित विषय में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या बराबर 108। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये 5 क्वेश्चन है ये लिख लिया कि हिंदी विषय में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या बराबर 60 है, अंग्रेजी विषय में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 84 है, गणित विषय में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 108 है। इस प्रकार से हमने ये जो प्रश्न था उसके अनुसार लिख लिया। अब क्या पूछा गया कि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्याओं में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं। एक कमरे में एक विषय के सभी कमरों में क्या होंगे? बराबर संख्या में होंगे। जितने हैं एक कमरे में उसी प्रकार सभी में होंगे। इसके लिए क्या करना है कि प्रत्येक कमरे में बिठाए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या की एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठाए जाएंगे वो ज्ञात करेंगे। देखो कि 60, 84 और 108 है। इन सभी विद्यार्थियों को एक कमरे में बैठाना, सभी में क्या होना चाहिए? बराबर संख्या में होंगे। तो देखेंगे कि 60 विद्यार्थियों में से एक कमरे में कितने बैठेंगे, इनमें से कितने बैठेंगे और इनमें से कितने बैठेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इनका HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, प्रत्येक कमरे में बैठाए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 60, 84 और 108 का HCF क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब महत्तम ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? प्रत्येक कमरे में बिठाए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक कमरे में बिठाए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर प्रत्येक कमरे में बैठाए
जाने वाले प्रतिभागी या विद्यार्थी की बात है, प्रतिभागियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, HCF। क्या याद करना है, HCF ऑफ 60, 84 और 108। 60, 84, 108। ठीक है, ये हो जाएगा 60, 84, 108। इन तीनों ये याद करना है, हमें HCF याद करना है कि एक कमरे में कितने प्रतिभागी बैठे जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, HCF ऑफ 60, 84, 108। इन तीनों ये याद करना है हमें HCF। वो HCF आएगा, वो क्या हो जाएगा कि एक कमरे में बैठा जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखो HCF याद करते हैं, 60, 84 और 108 का पहले इनके गुणनखंड करेंगे। HCF याद करना तो अलग अलग करेंगे गुणनखंड। 2 का भाग 30 बार, फिर 2 का भाग 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। इस प्रकार से हो गया। फिर इसके बाद 84 का करेंगे तो 2 का भाग 42 बार, फिर 2 का भाग 21 बार, फिर 2 का नहीं तो 3 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। इसके बाद में 108 का करेंगे, 2 का भाग 54 बार, फिर 2 का भाग 27 बार, फिर 3 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। इस प्रकार से हमने 60, 84 और 108 के गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड करने के बाद क्या करना है, इसका HCF याद करेंगे। तो पहले गुणनखंड लिखते हैं। 60 बराबर तो कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये तो आ गए 60 के। फिर 84 के, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये 84 के आ गए। फिर 108 के, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गए। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस प्रकार से इनके गुणनखंड आ गए 60, 84 और 108 के। करना HCF। तो HCF के लिए देखो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसके बाद ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पे 7 आ गए, यहाँ पे 3। तीनों में कॉमन नहीं है, तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये तो छोड़ देंगे और बाकी जो उभयनिष्ठ है वो क्या हो जाएगा, HCF। अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर कितना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो प्रतिभागियों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे 12। ठीक है, इनका HCF कितना आ गया, 12। तो प्रत्येक कमरे में बैठाए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो गई, 12 की। एक कमरे में हमें कितने विद्यार्थी बैठाने हैं, 12 विद्यार्थी बैठाने हैं। ठीक है, एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठाने हैं, 12। एक कमरे में बैठे जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ गई 12। अब क्या करना है, हमें चाहिए कि कमरों की संख्या, आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने कमरे हो, कितना कि सभी विद्यार्थियों को बैठा दिया जाए। तो हमें पता है एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठाने हैं। एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठाने हैं, 12 विद्यार्थी एक कमरे में बैठेंगे। तो कुल विद्यार्थी कितने, इतने। तो एक कमरे में 12 है तो कुल कितने कमरे हो जाएंगे, इस विद्यार्थी की संख्या में 12 का भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या में एक कमरे में बैठे विद्यार्थियों की संख्या का भाग लगा देंगे। बस इतना ही करना है, इनको जोड़ के इसमें भाग लगाना है 12 का। तो अतः आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या, अतः आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या बराबर कितनी होगी, कुल प्रतिभागी बटा एक कमरे में बैठाए गए विद्यार्थी, बैठाए गए प्रतिभागी। कि एक कमरे में कितने प्रतिभागी बैठे हैं और कुल कितने विद्यार्थी है। तो कुल विद्यार्थी को जोड़ लेंगे तो 60, 84 और 108 बटा कितने आ जाएंगे, एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 12 विद्यार्थी। एक में 12 बैठे हैं, कुल कितने विद्यार्थी को जोड़ लो, 8 4 12, 2 असल की 1, 14 एक असल वाली 15, फिर 1, फिर ये हो गए 252। इनको जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 252। इनका योग आ गया 252 बट्टे नीचे कितने हैं, 12। 12 का भाग देंगे 252 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार 24 और 12 कम 12, 21। तो कितने कमरे हो गए, न्यूनतम 21 कमरे हो गए। कितने कमरे आ गए, 21 कमरे आ गए। ठीक है ना, न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी हो गई, 21। बस इस प्रकार से और फिर से देखना, एक संगोष्ठी है, उसमें हिंदी के 60 विद्यार्थी है, अंग्रेजी के 84 है और गणित के 108 है।
हिंदी विषय में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या बराबर 60, अंग्रेजी विषय में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या बराबर 84, गणित विषय में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या बराबर 108। 60, 84, 108 ये विद्यार्थी है। तो एक कमरे में बिठाए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनका HCF ज्ञात करेंगे। क्या करना है, HCF 60, 84, 108 का। तो 60, 84, 108 का HCF ज्ञात किया तो कितने आ गए, 12। HCF कितना आया, 12। इसका मतलब एक कमरे में हमें 12 विद्यार्थी बिठाने हैं। एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे, 12 विद्यार्थी। अगर एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठेंगे तो ये सभी विद्यार्थी कितने कमरों में बैठेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, जो विद्यार्थी इनका योग करके 12 का भाग लगा देंगे। तो आ गई कमरों की संख्या 21। इनका योग कितना हुआ, 252। भाग किसका लगाना है, 12 का। तो 12 का भाग 252 में कितनी बार किया, 21 बार। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 2.2 पूरी कर ली। आगे कल 2.3 करेंगे।